हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये सिर्फ जो है बैंकिंग के लिए नहीं है, ये सारे चैप्टर जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके लिए भी ये प्रॉफिटेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे चैनल का नाम HMWB बैंकिंग एग्जाम है तो ये सिर्फ बैंकिंग वालों के लिए है। ये SSC, CGL या फिर आप रेलवे कि सबके लिए है जिसमें ये चैप्टर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, इसे पढ़िए आप, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है ट्रेन P की लंबाई का ट्रेन Q की लंबाई से अनुपात दे रखा है 9:13, और ट्रेन P और Q की गति क्रमशः जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं और एक दूसरे को 44 सेकंड में पार कर लेती हैं तो ट्रेन Q की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो ट्रेन P और Q की लंबाई का अनुपात मान लेते हैं LP एंड LQ कितना है, 9 और 13 है। आगे कह रहा है कि P और Q की गति दे रखा है, तो VP बराबर कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और VQ कितना दे रखा है, 54 किलो प्रति घंटा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5/18 से हमने क्या किया, गुणा कर दिया। तो 18 दूना 36, 10 मीटर पर सेकंड ये हो गया। और ये कितना हुआ, 18 तिरिक 54, 15 मीटर पर सेकंड ये हो गया। LP एंड LQ का रेशियो दे रखा है 9:13, तो हम मान लेते हैं ये कितना है हमारा, 9x लंबाई है इसकी ट्रेन P की, और ट्रेन Q की 13x मान लिया। अब आपको पता है कि मैंने x दोनों तरफ क्यों किया, क्योंकि रेशियो बराबर रखने के लिए हम जो भी क्रिया करेंगे वो दोनों तरफ हमें करना पड़ेगा। अगर हम इसे 9x मान रहे हैं तो इसे भी 13x मानना पड़ेगा, क्योंकि x बाद में कट जाएगा और 9-13 का रेशियो बना रहेगा हमारा। ठीक है, आगे कह रहे हैं दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं। मतलब कहने का अर्थ है ये कोई डिस्टेंस है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और ये ट्रेन कोई इधर से आ रही है। दोनों जो है एक दूसरे को, ये ट्रेन हमारी ये है और एक ट्रेन हमारी ये है, P हमारी ये है मान लीजिए, Q हमारी ये है, इधर जा रही है। तो ये एक दूसरे को पार करने में क्या है, कितने सेकंड, 44 सेकंड लगाती हैं। तो देखिए जब उसने पार नहीं किया है तो ट्रेन की मुंह कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसका P का यहाँ है, Q का है, मतलब एक दूसरे के जस्ट बगल में है। अगर वो पार कर लेती हैं तब उनकी कहाँ पहुंच जाएंगी, जब वो पार कर लेती हैं तो कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल कर लिया। अब देखिए Q का मुंह यहाँ पहुंच गया और P का मुंह यहाँ पहुंच गया है, P का मुंह यहाँ पहुंच गया और Q का यहाँ पहुंच गया। तब देखा जाए तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी चल रही है, LQ एंड LP। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, LP प्लस LQ। और यहाँ पे देखिए तो क्या है, बगल में ही है, मतलब 0 है इनके बीच की डिस्टेंस। और यहाँ कितनी है, LP एंड Q पार करने के बाद कह रहा है 44 सेकेंड में पार करती हैं। और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड अगर इनकी देखी जाए VR तो कितनी होगी, क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड हमारी क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो ये कितना होगा, VP प्लस VQ, क्योंकि एक दूसरे को पार कर रही हैं। मान लीजिए अगर ये इनके बीच का डिस्टेंस ये रहा कुछ, तो हम VP या VQ ही क्यों मानते हैं, जोड़ते क्यों, कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए अगर 1 सेकंड में 10 मीटर ये चली
और 1 सेकंड में ये क्यू वाली 10-15 मीटर चली, तो क्या हुआ, दोनों के बीच के डिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से कम हुआ भाई, क्योंकि दोनों चल रही हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, स्पीड इनकी जोड़ देते हैं। तो हमारा रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, वी पी एंड वी क्यू। अब कह रहा है दोनों ट्रेनें जो है एक दूसरे को 44 सेकंड में पार करती हैं। तो वी रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इन्होंने और टाइम कितना लगाया। तो रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी हो जाएगी, वी पी प्लस वी क्यू, 25 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस इन्होंने कितना ट्रेवल किया, 9x और 13x, कितना 22x, और कितने टाइम में, 44 सेकेंड में। तो यहाँ कितना आ गया, 22 दूना 44, x का मान कितना आ गया 50, x का मान कितना आ गया 50। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब LP का मान 9×5=45, 450 मीटर, और LQ का मान कितना होगा 13×5=65, 650 मीटर। तो हमसे पूछा क्या है, अब Q की लंबाई पूछी है। तो Q की लंबाई कितनी है भाई, 650 मीटर। तो कौन सा सही हमारा, सी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, मैंने प्रॉपर आपको बेसिक तक पूरा समझाने की कोशिश की, आपको समझ में भी आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि आपको इतने टाइम में करना है, कि आपके लिए भी इतना टाइम है, आपके लिए तो सिर्फ 30 सेकंड या 40 सेकंड है भाई। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना लंबा लेके गया हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। और जब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी ना, तो आप अपने से काफ़ी टाइम कम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश भी जरूर कीजिए। चलिए, तो आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है अंकुर अकेले किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। अंकुर है कोई, ए मान लिया हमने, कितने दिन में, 24 दिन में। ये टाइम हमारा है कितने दिन में, 24 दिन में पूरा कर सकता है। और गौरव की मदद से उसे 9 दिन में, 9 दिन कम यानी 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब अंकुश प्लस गौरव, जी लिख दिया मैंने गौरव को, कितने दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। और यदि गौरव और हर्ष मिलकर वही कार्य 8 दिन में पूरा करें, गौरव को जी, हर्ष को एच मान लिया हमने, तो कितने दिन में पूरा कर रहे हैं वो, 8 दिन में। तो इनका हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, हमने बताया है कि इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। लेने को आप टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनका एलसीएम है, लेने को आप कुछ भी ले सकते हो। एलसीएम हम इसलिए लेते हैं ताकि जब हम डिवाइड करें तो जो हमारी इफिशियंसी आए वो एग्जैक्ट वैल्यू आए, दशमलव में ना आए, इसलिए हम इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या होगा, क्या एलसीएम क्या होगा, 24×5 120, 120 इसका एलसीएम हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, टोटल वर्क हमने मान लिया। तो 24×5 120, 15×8 120, और 8 कितना होगा, 15×8 120, 8×15 में 120। तो ये किसकी इफिशियंसी है, ए की। ए की इफिशियंसी 5 है और ए प्लस जी की इफिशियंसी 8 है। तो यहाँ से जी की इफिशियंसी कितनी मिल जाएगी हमें, ए की इफिशियंसी 5, तो जी की इफिशियंसी कितनी मिल जाएगी यहाँ से, 8 में 5 गया 3। और किसकी है, जी की इफिशियंसी 3 है, यहाँ पे जी एच की इफिशियंसी, अगर जी की इफिशियंसी 3 है तो एच की कितनी हो जाएगी, एच की कितनी हो जाएगी भाई, 12, सॉरी कितनी हो जाएगी, 15 है, 15 में से 3 गया 12। तो पूछ रहा है कि हर्ष अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। तो हर्ष एलोन कंप्लीट देयर वर्क, ये लीजिए हर्ष एलोन एलोन कंप्लीट द वर्क
कितना हो जाएगा, वर्क टाइम कितना हो जाएगा हमारा, बताओ। टाइम के लिए क्या होना चाहिए, यही तो होता है ना, टोटल वर्क बराबर क्या, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर हमें टाइम चाहिए तो क्या होगा, टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग दिया। टोटल वर्क कितना है 120, और टाइम एफिशिएंसी कितनी है आवर्स की 12, तो 12 से भाग दे दिया तो कितना हो जाएगा 10 डे। आप ही बताओ इसको करने में कितना टाइम लगेगा। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना लंबा लेके गया हूँ, आपको करने में से कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी है और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि ये करना कैसे है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। लेकिन आप इसे ध्यान से जरूर पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक क्वेश्चन समझ में ना जाए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की कोशिश जरूर करें। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा आशीष एक नाव से यात्रा करता है जो धारा के अनुकूल 192 किमी जाती है और फिर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है, और यह पूरी प्रक्रिया 20 घंटे में पूरी होती है। यदि कुल समय का 2/5 भाग धारा के अनुकूल यात्रा में लगता है तो धारा की गति क्या होगी। तो एक बात बताइए, ये कह रहा है कि 192 किलोमीटर जाती है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी डिस्टेंस कितनी है 192 किलोमीटर, और जो धारा बह रही है वो इधर से बह रही है, तो वो क्या हो रहा है 192 किलोमीटर जा रहा है, फिर वापस बिंदु पे लौट आता है, मतलब 192 किलोमीटर वो वापस लौट भी आता है। तो ये धारा के डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में जा रहा है और ये अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा में आ रहा है। तो टोटल टाइम जो है कितना लगता है 20 घंटे। कितना लगता है 20 घंटे। कह रहा है यदि कुल समय का 2/5 भाग धारा के अनुकूल यात्रा में, आप बताइए यहां से जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, डाउन स्ट्रीम ऑफ डिस्टेंस कितना 192 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, कह रहा है टोटल टाइम का 2/5 भाग। टोटल टाइम कितना है 20, इसका 2/5 कितना होगा 8 घंटे लग गए। कितना 8 घंटे। अब आने में कितना टाइम डिस्टेंस चल ट्रेवल किया, वही 192 किलोमीटर। जब गया है तो 192 किलोमीटर आएगा भी, और टाइम कितना लग गया, पहले लगा था 8 घंटे, टोटल टाइम 20 घंटे, तो अब कितना लग गया 12 घंटे। कितना लग गया 12 घंटे। तो अगर डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो आप बता नहीं सकते कि आप डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी। कितनी होगी भाई 192/8, और यहाँ पे कितना होगा अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी इसकी 192/12। बता सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से स्पीड हम निकाल लेंगे। कितना होगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32 मीटर सॉरी किमी प्रति घंटा। और यहाँ कितना होगा 12 का 12, 12 छंग 72। अब आपसे पूछा क्या है धारा की गति। धारा की गति पता है क्या होता है, C बराबर क्या होता है V डाउन स्ट्रीम माइनस V अप स्ट्रीम बटा 2 होता है। तो हमें पता है ना, डाउन स्ट्रीम भी पता है, अप स्ट्रीम भी पता है। कितना हो गया 24 माइनस 16 बटा 2, कितना हो जाएगा ये यहाँ 8, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा सही हमारा ए वाला। ठीक, तो आप जो ये मैंने लिखा है कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ये इतनी लिखने की जरूरत आपको थी नहीं। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी अच्छी खासी तो ये लिखने की जरूरत ही पड़ी ही नहीं होगी आपको।
क्योंकि यहाँ पे अगर 192 जा रहा है, 198 आ रहा है, तो समय का जाने में कितना 2/5 भाग कह रहा है, मतलब 8 घंटे। 8 से भाग दे दिया तो कितना डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल गई, और फिर 20 में से 8 गया, 12 में से भाग दे दिया तो ना यहाँ से इतना लिख करके आप कर सकते थे, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। मैंने आपसे कहा है कि अगर प्रॉफिट लॉस का सवाल आए तो पहले आप परसेंटेज के साथ खेलना सीखिए। जो परसेंटेज दिया है उसके साथ खेलना सीख गए ना, तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ करना कैसे। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा इसे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है वस्तु P और Q के क्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 3 और 4 है। P और Q की जो है CP का अनुपात दे रखा है कितना, कॉस्ट क्रय मूल्य मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है कितना 3 एंड 4 का रेशियो। आगे कह रहा है वस्तु P को 40% लाभ पर बेचा जाता है तथा वस्तु Q को क्रय मूल्य और वस्तु P के विक्रय मूल्य के बीच का योग जो है 980 है। यदि वस्तु Q को 20% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु Q का क्रय मूल्य क्या है। तो कह रहा है यहाँ पे दो चीजें, P को 40% प्रॉफिट पे बेच रहा है और Q को 20% लॉस पर। तो अगर हम 3 का 40% निकालना चाहें, 4 का 20% निकालना चाहें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, इसे अगर 30 और 40 मान ले तो कोई फर्क नहीं होगा। मैंने कहा ना कि अगर रेशियो में आप भी जो भी क्रिया करते हैं, गुणा करते हैं, तो दोनों तरफ वो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 10-10 का गुणा दोनों तरफ कर दिया। क्योंकि देखिए अगर बाद में हम रेशियो निकालना चाहेंगे तो 10-10 कैंसिल हो जाएगा, 0-0 कैंसिल, 3-4 का रेशियो तब भी बना रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हमने गुणा कर दिया। अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो है P कितना है, 30% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। कितने पे, 30% के प्रॉफिट, सॉरी 40% के प्रॉफिट पे बेच रहा है P को। तो 30 का 40% कितना होगा, 30 का 40% कितना होगा भाई, यही तो होगा। ऐसे ही तो निकालते हैं, 1 2 1 2 मतलब 12। इसका जो है 40% कितना होगा 12। मतलब कहने का अर्थ 40% प्रॉफिट मतलब 12 अधिक पे बेच रहा है। तो बेचेगा कितने पे, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ जाएगी 42, क्योंकि 30 12 42। और इसका कितना है 20% लॉस पे बेच रहा है, तो इसका 20% कितना होगा, इसका 20% कितना होगा 8। तो 8% का घाटा हो रहा है, मतलब अब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 32। कितनी 32। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वस्तु Q के क्रय मूल्य और वस्तु P के विक्रय मूल्य, वस्तु Q के क्रय मूल्य ये है और वस्तु P का विक्रय मूल्य क्या है 42। 40 और 42 क्या है, 40 और 42। अगर हम यहाँ पे x मान लिए होते 30x 40x तब भी कोई फर्क नहीं था, और नहीं भी माने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, यहाँ 30 और 40x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12x बढ़ेगा, यहाँ पे कितना घटेगा 8x, तो यहाँ कितना हो गया 42x, यहाँ 32x। तो यहाँ पे कह रहा है 42 और 40 कितना हो गया 82, टोटल कितना हो गया 82। लेकिन ये कह रहा है कि कितना है बीच का योग 984 है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना होगा 41, 2 से भाग दिया, यहाँ कितना हो जाएगा 2 चौका 8, 2 9 18, 2 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा 41, 41, 41 गुना 82। तो x का मान कितना आ गया हमारा 12 आ गया। x का मान 12 आ गया, तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो वस्तु Q का क्रय मूल्य, वस्तु Q का क्रय मूल्य कितना है, यही तो है हमारा CP। तो x का मान 12 है, तो 40x का मान कितना होगा 40 गुणित 12, 12 चौका 48, मतलब 480 रुपये। कितना 480 रुपये। तो कौन सा हमारा सही है, डी वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है।
तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है अमर एक कार्य को x प्लस 18 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि जितेश उसी कार्य को x प्लस 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को x दिनों में पूरा करते हैं तो x के 50% का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मैं 2 मेथड बताता हूँ। कौन कौन सा? बेसिक एंड ट्रिक, शॉर्ट मेथड कह सकते हो। कह रहा है अमन एक कार्य को x प्लस दिनों में करता है, x प्लस 18 दिनों में। अमन x प्लस 18 दिन में कितना कार्य करता है? कितना कार्य करता है? एक कार्य करता है। तो आप बताइए कि एक दिन में अमन कितना कार्य करेगा? एक दिन में अमन कितना कार्य करेगा? x प्लस 18 कार्य। तो ये क्या हो गई? हमारी इफिशियंसी हो गई। जानते ही हैं कि एक दिन 1 घंटे या 1 मिनट में जो कार्य किया जाता है वही क्या होता है? हमारी इफिशियंसी। आगे कह रहा है जबकि जितेश उसी कार्य को x प्लस 8 दिनों में। अब जितेश की बात कर रहा है, जितेश कितने दिनों में? x प्लस 8 दिन में वही काम, मतलब एक कार्य करता है। काम सेम है भाई। तो एक दिन में कितना काम करेगा जितेश? आप ही बताओ, एक दिन में जितेश कितना कार्य करेगा? तो 1/8 प्लस x प्लस 8 कार्य। कितना कार्य? 1/x प्लस 8। यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को x दिनों में पूरा करते हैं, जितेश प्लस अमन जो है x दिनों में, x दिन में कितना कार्य पूरा करते हैं? एक कार्य मिलकर। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? एक दिन में कितना कार्य करेंगे? जितेश प्लस अमन कितना कार्य करेंगे? 1/x कार्य। तो यहां पे देखा जाए तो एक दिन में दोनों मिलकर के कितना कार्य कर रहे हैं? 1/x। और यहां पे अलग अलग कार्य कर रहे हैं। अगर मैं इनको जोड़ दूं, 1/x प्लस 18 और प्लस 1/x प्लस 8, तो क्या है? बराबर है। यहाँ पे दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं इतने दिनों में, यहाँ पे अलग अलग एक दिन में कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे? दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? 1/x, इसका गुणा हमने क्या किया? इधर किया, इधर किया। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 8 x प्लस 18। यहाँ कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 18x प्लस कितना? यहाँ पे देखिए, मैं चाहूँ तो गुणा कर सकता हूँ मैं, लेकिन डायरेक्टली लिख रहा हूँ आपको बाद में एक शॉर्ट ट्रिक समझाने के लिए। 18 गुणित 8। तो अब आगे गुणा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? इधर इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो यहाँ पे 2x है और 18 8 26। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 8 26 x हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? इस तरफ का एक में गुणा करेंगे तो ये कितना? x स्क्वायर 18 8 26 x प्लस, इसको मैं जानबूझ के 18 गुणित 8 लिख रहा हूँ। तो ये कितना हो गया? 18 गुणित 8। 26 दोनों तरफ कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर, इधर कितना है? 18 गुणित 8। तो x का मान कितना आ जाएगा? इसको मैं अब गुणा करके दिखा रहा हूँ। इसको मैंने जानबूझ के ऐसा लिया है, अभी आपको शॉर्ट मेथड दिखाऊंगा। ठीक, तो ये कितना आ गया? 18 8 144। अब x का मान कितना हो गया? प्लस माइनस 12, तो हम प्लस का 12 लेंगे तो कितना हो जाएगा x का मान? 12 डे। तो कह रहा है x का 50% कितना होगा? x का 50% कितना होगा? 6 होगा। जाहिर सी बात है, आधा। कितना? 6। तो कौन सा आंसर सही है हमारा? ये। तो ये हमारा जो था वो बेसिक मेथड था। आ गया ये कितना? 6 आ गया। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप इतना लंबा सॉल्व करो, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि आया कहाँ से। ठीक, तो अब अगर शॉर्ट ट्रिक आपसे कोई पूछे कि अगर इसे शॉर्ट में करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये वो मिलकर जितने दिनों में काम करते हैं उससे जितना अधिक ए काम करेगा और उससे जितना अधिक
बी काम करेगा उनका क्या करते हैं हम अंडर रूट में मल्टीप्लाई करके कर देते हैं बस। तो इनका कितना ज़्यादा काम कर रहा है एक्स से 18 दिन, और एक्स से कितना बी कितना ज़्यादा दिन काम कर रहा है 8 दिन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा। तो एक्स का मान हमारा कितना है 18 अट्ठाईस 44 यहाँ 12 आया, और हमारे यहाँ 12 कितना आया था 12। तो यहाँ पे यही चीज़ मैंने प्रूव करने के लिए आपको इतना गुणा नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए लास्ट में वही आ रहा है, लास्ट में वही आ रहा है कितना 18 और 8 का गुणा का स्क्वायर कर लेंगे, वर्ग निकाल लेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा क्या, दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि जब अगर कोई पूछे कि ए प्लस बी से इतना अधिक ए काम दिन में काम करता है और ए प्लस बी से बी इतने दिन में अधिक काम करता है, तो उन दोनों का गुणा करके उनका वर्ग निकाल लेते हैं। वही क्या होता है हमारा एक्स प्लस बी द्वारा किया गया कार्य, मतलब वो उतने टाइम में किया गया कार्य। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है 6 वर्ष पहले पवन और जीत की आयु का अनुपात, ठीक है, डायरेक्ट मैं शॉर्ट बता रहा हूँ इसमें। तो 6 वर्ष पहले पवन और जीत की आयु का अनुपात कितना था, पवन को P, जीत को J मान लिया हमने। तो इनका अनुपात कितना था 2 और 3 था। कितने वर्ष, 6 वर्ष पहले, तो हम माइनस का 6 लिखते हैं, इसके इक्वल में माइनस का 6। कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 11 4, 11 14 16। कितने वर्ष बाद, प्लस का 4 लिख दिया हमने। अगर मान लीजिए कि आज P की आयु और J की आयु, ये क्वेश्चन नहीं अलग है, ठीक है, आज उसकी आयु 10 साल है और इसकी 15 साल है मान लेते हैं। तो अगर 6 साल बाद देखा जाए तो इनकी एज कितनी होगी भाई, 10 6 16 साल, इधर कितना 15 6 21। तो इनका देखा जाए तो इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर चेंज हुआ। मैं यही कहना चाह रहा था कि इनके बीच का अंतर क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ कितना था 5 साल, और यहाँ कितना है, अभी भी 5 साल ही है। अगर मैं बोलूँ कि 7 साल बाद, तो 7 साल और जोड़ दीजिए, 16 7 कितना होता है 23, यहाँ कितना 28। अभी भी अंतर देख लीजिए इनके बीच का कितना है 5 साल ही है। मतलब कहने का अगर दोनों की एज 10 साल 15 साल, मतलब बात पूछी जाती है दोनों की एज, ऐसा नहीं कि एक की 5 साल एक की 10 साल बाद, तो अंतर आएगा। लेकिन अगर सेम टाइम बढ़ रहा है तो उनके बीच का एज डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे इनके बीच की एज डिफरेंस कितनी है, कितनी है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे इनकी एज की डिफरेंस कितनी है 3 है। तो मैंने क्या कहा, उनकी एज की डिफरेंस जो है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे अगर 1 है यहाँ 3 है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा 3। तो अगर हम 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा। तो हमें क्या, मैंने बताया ना कि दोनों तरफ 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी। तो ये अब कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 9। अब देख लीजिए 6 और 3 9, 11 3 14। अब एज डिफरेंस सेम हो गया। तो अब हम देख लेते हैं, तो 9 से 14 तक बढ़ने में कितना यूनिट बढ़ा, 5 यूनिट बढ़ा। और टाइमिंग कितनी बढ़ गई, 6 से 14, 6 से आया -6 था 0 आया, फिर 14 आया, मतलब 10 साल का गैप हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना 2 ईयर, 1 यूनिट का मान 2 ईयर। तो 9 साल, 9 यूनिट का मान कितना 18 साल। और यहाँ कितना 6 दूनी 12 ईयर। तो ये 6 साल पहले का था। तो पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग। तो 6 साल पहले ये था, तो 6 साल बाद मतलब वर्तमान आयु, तो ये कितनी हो जाएगी 18 6 24 साल का हो जाएगा प्रेजेंट एज इसकी। और इसकी कितनी हो जाएगी 18 साल, प्लस 6 जोड़ दिया तो ये 18 साल की प्रेजेंट एज। पी की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 18, और क्यू की जे की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 24। तो प्रेजेंट एज टोटल कितना होगा, प्रेजेंट एज टोटल कितनी हो जाएगी इनकी 18 + 24,
कितनी हो गई 18 24 42 साल। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? ये सी वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना था। और जिन्होंने हमारे साथ अभी तक काफ़ी प्रैक्टिस की होगी उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और उन्होंने मुझसे पहले हो सकता है कर लिया हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है पटना और जयपुर के बीच की दूरी 720 किमी है। पटना और जयपुर के बीच की दूरी कितनी है? 720 किलोमीटर है। 720 किलोमीटर है। वहां से दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर क्रमशः 40 किमी और 72 किमी, हम मान लेते हैं कि पटना से 48 किमी प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है और यहाँ से 72 किमी की स्पीड से आ रही है। कह रहा है कि 72 किमी की स्पीड से 1 बजे रवाना होती है, मतलब दोनों 1 बजे रवाना होती हैं। 1 बजे दोनों रवाना होती, तो एक दूसरे से मिलने में कितना समय लगाएंगे? कह रहा है अभी वो यहाँ है, वो यहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ी है, मतलब अब 1 बजे वो दोनों चल दी। तो हम मान लेते हैं कि कहीं वो मिले यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मिली, ये इधर आई, इधर मिली। तो पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है। तो आप बताओ टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? इसने इतना कवर किया, इसने इतना कवर किया, मतलब टोटल जो है वो 720 है इनके बीच की दूरी। तो कितना कवर किया? 720 मीटर किलोमीटर। अब बताइए स्पीड इनकी कितनी होगी? स्पीड मैंने क्या कहा, जब विपरीत दिशाओं से आएंगे तो वो क्या करेंगे, अपने स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगी इनकी, जुड़ जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड हमने जोड़ दिया, कितना, 7 4 11 8 120, कितना, 120 किमी प्रति घंटा। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा? टाइम बराबर वही तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 12 छंग 72, कितना, 6 घंटे। तो 1 बजे चली थी तो कितना समय लगाएंगे? 7 बजे मिलेंगे। तो पूछ रहा है वे एक दूसरे से कितने मिलने में कितना समय लगाएंगे, समय पूछ रहा है, तो कितना, 6 घंटे। कितने घंटे? 6 घंटे। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप इसे 10 सेकंडों में कर सकते थे, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। लेकिन आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर हर क्वेश्चन जो है सिंपल देता है। वो क्या करता है कि कुछ क्वेश्चन सिंपल देता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी जिसे कह सकते हो कि आपके माइंड के साथ खेलता है। अगर आपने माइंड के साथ खेलना सीख गया तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप उसी में कंफ्यूज हो गए हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा फिर। और वही जो है सिलेक्शन का कारण होता है कि आपने अगर समझ लिया पहली बार में तो आप कर गए, नहीं समझ पाए तो आपने टाइम ले लिया, और जब टाइम ले लिया तो काफ़ी बच्चों से आप पीछे रह गए। तो जिन बच्चों ने ढेर सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी वो तो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक है, तो आप भी इसे पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक, कह रहा है एक दुकानदार एक प्रति मतलब एक कॉपी की बात कर रहा है को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है। ठीक, तो यहाँ पे 20% का लाभ कमाता है, तो मतलब क्या, 20% का मान कितना होता है? आपको भी पता है कि 1/5 है। आपको पता है कि 20% का मान कितना होता है, 1/5।
अब 20% का लाभ कमा रहे हैं मतलब हमारी सीपी क्या है 5 है। 20% का लाभ मतलब एक का लाभ बेचेगा कितने पे 6 पे। तो सीपी एंड एसपी का रेशियो दे रखा है कितना 5 का सामान 6 में बेच रहा है। आगे कह रहा है यदि वह प्रति रुपए पर 1 रुपए अधिक लेता है, अगर वो अपनी सेलिंग प्राइस जो थी उस पर 1 रुपए और बढ़ा दिया जाए, 1 रुपए अधिक लेता है तो उसे 40% का लाभ होता था। पहले 20% का होता था, जितने पे बेचता था उस पर पहले कितने का 20% का लाभ होता था, लेकिन उसने क्या किया उस पर 1 और रुपए बढ़ा दिया, लेकिन अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है 40% का। कहने का अर्थ ये हमारी सेलिंग प्राइस 1 थी पहले, लेकिन अब 1 रुपए बढ़ा दिया तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी दूसरी सेलिंग प्राइस आएगी। तो 40% का मान कितना होता है 2/5। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 5 और 40% का प्रॉफिट मतलब कितने पे बेचेगा अब ये सेलिंग प्राइस हमारा कितना 7। 40% का मान कितना हो गया 2, तो 2 अधिक मतलब 7 पे। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, अब ये सेलिंग प्राइस कौन सी है दूसरी है भाई जो 1 रुपए बढ़ा के बेचा है उसने। तो यहाँ रेशियो कितना आ गया 5 एंड 7 का। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि कॉस्ट प्राइस हमारी जो है वो सेम है, जो हम खरीद के लाए थे कॉस्ट प्राइस वो हमारी सेम है। पहले SP1 पे बेच रहा था बाद में SP2 पे बेच रहा था, तो हमारा कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 5, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस 5 है। अगर सेम ना होता हम तो हमें क्या करना पड़ता है इसे सेम करना पड़ता है, लेकिन ऑलरेडी सेम है तो फिर हम क्या करते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब मर्ज कर लेंगे तो क्या होगा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 1 SP2, यहाँ पे कितना आ गया 5 6 एंड 8। ठीक, तो यहाँ पे सॉरी 5 6 7 है, तो यहाँ पे कितनी बढ़ रही है 1 यूनिट बढ़ रही है। सेलिंग प्राइस 1 से कितना रुपए 1 रुपए बढ़ा रहा है, तो हमारी यहाँ 1 यूनिट बढ़ रही है, लेकिन वो कह रहा है 1 रुपए अधिक हो रहा है मतलब 1 यूनिट का मान 1 रुपया। तो 7 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा 7 रुपया। तो हमसे पूछा क्या है प्रारंभ में प्रति की कीमत क्या थी। प्रारंभ में एट फर्स्ट द प्राइस ऑफ 1 कॉपी वाज कितनी थी, पहले कितनी थी सेलिंग प्राइस। तो 6 यूनिट का मान पूछ रहा है तो कितना 1 यूनिट का मान 1 रुपया, तो 6 यूनिट का मान 6 रुपया। तो कौन सा हमारा आंसर सही है डी वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन इसे आप ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्या राम और श्याम ने कुल 8500 के निवेश के साथ साझेदारी व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। उन्होंने जिस समय अवधि के लिए मतलब जिस टाइम के लिए निवेश किया उसका अनुपात क्रमशः 9 और 5 था। यदि राम और श्याम के लाभ का अनुपात कितना है 7 और 10 है तो राम का निवेश क्या है। तो एक चीज़ हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई होता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती प्रॉफिट का, लेकिन हम टाइम और इन्वेस्टमेंट का गुणा कर करके जो रेशियो आता है उनके बीच में, 2 लोगों के बीच 3 लोगों के बीच, उसी में हम क्या करते हैं उनके प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। अगर हमें यहाँ से इन्वेस्टमेंट चाहिए तो क्या करेंगे प्रॉफिट में से टाइम को अगर भाग दे दें तो हमें क्या इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा, ठीक। तो हम यही हम यहाँ करेंगे। तो किसका है राम और श्याम को, राम एंड श्याम कह रहा है कि निवेश का अनुपात कितना है 9 और 5 था। तो क्या करना है हमें पहले प्रॉफिट का रेशियो ले लेते हैं। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का रेशियो कितना है 7 और 10 है। और टाइम का रेशियो कितना है, टाइम का रेशियो कितना है 9 और 5 है। तो हमने क्या कहा इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए प्रॉफिट में से टाइम को भाग दे दिया, तो भाग दे देते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा ये 5 दूनी 10, 7/9, इधर रेशियो कितना 2,
इसका गुणा इधर कर देते हैं हम, कितना हो जाएगा 7, 9 दूनी 18, कितना आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनका 7 और 18 का रेशियो आ गया, कितना आ गया 7 और 18 का। तो हम मान लेते हैं इसने कितना इन्वेस्ट किया, राम ने कितना इन्वेस्ट किया 7 यूनिट, और इसने कितना, श्याम ने 18 यूनिट, टोटल कितना 18 7 25 यूनिट इन्होंने क्या किया इन्वेस्ट किया। लेकिन वो कह रहा है टोटल उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया 85, 100 रुपये। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया हमारा 85 100 बटा 25। तो ये 85 इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 85 गुणित 100 लिख सकते हैं, तो 25 चौका 100, तो ये 85 8 चौक 32, 320 प्लस 20 340। एक यूनिट का मान कितना आ गया, एक यूनिट का मान कितना आ गया 340। तो हमसे पूछा क्या है राम का निवेश, राम का निवेश कितना है भाई, राम ने कितना निवेश किया, यही तो निवेश किया 7 यूनिट, एक यूनिट का मान 340, 7 यूनिट का मान कितना 340 का गुणा कर देंगे हम, ठीक। तो अब कितना है 7 3 21 210 और 7 चौक 28 210 और 28 238 2380, कितना 2380 रुपये। तो कौन सा हमारा सही है, ई वाला। राम ने कितना इन्वेस्ट किया 2380, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आपको इसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। मेरा यही कहना है कि आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप गलतियाँ कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है प्रकाश ने भानु से पहले 4 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और इसके बाद के वर्षों के लिए 15% की दर से एक धनराशि उधार ली। यदि 7 वर्षों के अंत भानु को कुल जो है 1674 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ तो प्रकाश ने कितनी राशि उधार ली थी। कह रहा है प्रकाश है जो वो भानु से पैसा उधार लेता है, ठीक है। 4 वर्षों के लिए वो 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेता है और उसके बाद जो टाइम बचता है तो ठीक है, तो टोटल उसने 7 वर्ष के लिए लिया था, तो अब बचा कितना 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए उसने 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार लिया, सेम अमाउंट प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसे जो है 7 साल के बाद 1674 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो पूछ रहा है कि जो प्रकाश ने प्रिंसिपल लिया था मूलधन वो कितना था, ठीक, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका 2 मेथड है, बेसिक या शॉर्ट। तो बेसिक देख लेते हैं। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100, ये तो पता ही है आपको, ठीक। तो टोटल कितना है 1674 रुपये है और 4 वर्ष के लिए देख लेते हैं। तो P रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12 टाइम 4 वर्ष 100 प्लस आगे भी तो लिया इसने प्रिंसिपल वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अब हो गया 15 और टाइम कितना टोटल 7 था, 4 पहले अब 3 बच गया, तो 3 वर्ष अपॉन 100, ठीक, कितना 74 है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 चौका 48, यहाँ P कॉमन कर लिया P/100, तो यहाँ कितना 12 चौका 48 15 3 45, तो ये कितना हो गया, इधर गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1674 00 बराबर कितना P, ये कितना हो जाएगा 45 दूना 90 3 93, तो 3 से काटते हैं कटेगा 3 पच्चे 15 3 पच्चे 15 और 3 अट्ठे 24, यहाँ कितना 31, यहाँ कितना 31 आ गया। तो आगे कितना जाएगा 18 से कट जाएगा, ये 00 है भाई आगे भी, तो यहाँ कितना 18 बार ये जाएगा
ये कितनी बार? 18 बार, क्योंकि 18 का 18, 18 तिरिक 54, 55, 558 आ जाएगा 18, ये डबल जीरो है। तो P बराबर कितना आ गया? P बराबर कितना? 1800। उसने कितना अमाउंट उधार लिया था प्रकाश ने? प्रिंसिपल हमारी कितनी आ गई? 1800। तो ये कौन सा आंसर हमारा? सी वाला। तो ये बेसिक मेथड था जो आपको इतना लंबा करना पड़ा, ठीक है। तो अब शॉर्ट देख लेते हैं, शॉर्ट देख लेते हैं। तो एक बात बताइए कि आपको पता है ना कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे ही मिलता है। हर साल जितने प्रिंसिपल पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो अगर एक साल में 12% मिला तो 4 साल में कितना मिल गया प्रिंसिपल का? 48%। कितना मिल गया? 48%। और आगे कह रहा है कितना मिला उसको? आगे 3 साल बच गया। तो एक साल में 15%, तो प्रिंसिपल का 3 साल में कितना? 45% मिल गया। ठीक, कितना मिल गया? 45%। बराबर कितना? 1674 रुपये मिला। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। प्रिंसिपल का कितना? 93%। परसेंटेज को हटाया था 100 से, हमने क्या किया? गुणा कर दिया, भाग कर दिया। 1674। तो अब काट लेते हैं कितना? 3 पचे 15, 3 पचे 15, और यहाँ 74 था, सॉरी, इतना आ गया 558। यहाँ कितना? 31, 3 से काटा। अब ये कितनी बार जाएगा? 18 बार। अब 100 का गुणा इधर कर दिया तो ये कितना हो गया? 1800। ठीक, कितना? 1800। कितना उन्होंने उधार लिया था? 1800 रुपये। तो ये हमारा था शॉर्ट मेथड। इसमें भी आप काफ़ी चीज़ें माइंड में कर सकते हैं, जैसे ये किया कि 12 चौका 48, 15 ते 45, 93, प्रिंसिपल का 93%। तो 93 से डायरेक्ट भाग दे करके 1% का मान आ गया, तो 100% का मान कितना आएगा वो भी आप निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा कम टाइम लगेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर लो यार, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे और हमें भी ये लगे कि हम जो आपके लिए लेके आए हैं वो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ।